हम भ्रूणीय प्रेरण की बात कर रहे हैं और आज हम प्रेरण की प्रकृति के बारे में जानकारी लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार आर्कियन की रूफ भी एक प्रेरक के रूप में काम करती है, इंड्यूसर के रूप में काम करती है। और हमने पढ़ते वक्त ये देखा था कि वो उसका अग्रभाग ब्रेन बनाने में, मस्तिष्क नेत्रक बनाने में प्रथम अग्रभाग उसको प्रेरण करता है। आर्कियोसिफेलिक इंड्यूसर या फोर ब्रेन इंड्यूसर कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि उसका जो मध्य भाग है, दूसरा भाग जिसको पश्चिम मस्तिष्क और कर्ण प्रेरणा करता है इंटरलियर बनाने में, इसे हाइंड ब्रेन इंड्यूसर या ड्यूटेरोसेफेलिक इंड्यूसर कहते हैं। जो आंत की छत है उसका मध्य भाग मेरु रज्जु बनाने में मदद करता है, और जो उसका पश्च भाग है, जो आखिरी भाग है, वो पुचक टेल इंड्यूसर कहते हैं। यानी कि पूरी की पूरी रूफ जो है आर्केंट्रॉन की, तो ये रूफ है कैसे, जरा पहले 1 मिनट समझ लें। ये एक डायग्राम है जो मैंने लिया एक एम्ब्रियो का, डेवलपिंग एम्ब्रियो का, और आप इसमें ब्लास्टोसील देख सकते हैं। मैं इसको आपके लिए मार्कर लगा के दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक सेकंड। खैर, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये आपको डॉर्सल लिप नज़र आ रहा है ब्लास्टोपोर का, और ब्लास्टोपोर के डॉर्सल में ब्लास्टोसील नज़र आ रही है। सेकंड वाले डायग्राम के अंदर आर्केंट्रॉन बनती हुई नज़र आ रही है। ये जो आर्केंट्रॉन बन रही है उसका जो रूफ, वो जो रेड कलर के सेल्स है उसके नीचे वाला, वो मीजोडर्म के नीचे वाली जो रूफ है, वो है रूफ। ये पूरी रूफ ये काम करती है अंदर, इस बॉल के अंदर ये इंस्टिगेट करती है, ये इंड्यूस करती है कि किस प्रकार अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग और साइड ऊपर वाले भाग किस तरह अलग अलग चीज़ों को, आगे की ब्रेन के लिए, बीच वाली दूसरे रीजन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और पिछली वाली पूंछ के लिए, ये इंड्यूसर का काम करती है। तो ये 3 सज्जनों ने मिल करके एक एक्सपेरिमेंट किया, बोल्ट्जमैन, हॉल्टफ्रेटर और स्पीमैन और मैनगोल्ड ने। आप इन लोगों को में से स्पीमैन और मैनगोल्ड को जानते हैं, जिनके बारे में अपन ने पहले ही बात करी है। इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि भाई ये है कैसी, ऐसे कैसे ये प्रेरक इतनी सारी चीज़ों में काम करती है और इतना प्रेरणा करती है। उन्होंने पाया कि ये प्रेरक जो जो भी पोर्शन, जो भी हिस्सा प्रेरक का काम कर रहा है, जैसे कोरक रंध्र के डॉर्सल लिप, तो उन्होंने इस कोरक रंध्र के इस डॉर्सल लिप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कभी अल्कोहल से, कभी उबाल कर, सुखा कर, कभी बिल्कुल फ्रीज करके बिल्कुल नष्ट कर देने के बाद इस टुकड़े को, जो कि डॉर्सल रिब का एक पोर्शन था जिसको इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको दूसरे एम्ब्रियो में लगाया, ग्राफ्ट किया। हमने पढ़ रखा है कि एक दाता है और दूसरा प्राप्त करने वाला है, तो डोनर से निकाल करके और उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके, क्रश करके, डिस्ट्रॉय करके उसे दूसरे प्रारंभिक गैस्ट्रूला के अंदर प्रतिरोपित किया। तो ये देखा कि प्रेरण का प्रभाव, फिर भी इंड्यूस का प्रभाव उसमें देखने को मिला। तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो ये प्रेरक में से निकलती है या बनती है, और वो जाके प्रेरणा का स्वरूप उस टिश्यू को, जिस टिश्यू पे ग्राफ्ट किया गया, उसको भी प्रेरित करती है। तो ये माना गया कि ये कोई ना कोई रसायन है। ये इस बात से भी इसकी बात कंफर्म हो गई क्योंकि ये देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था कि जो प्रेरक का वो जो ग्राफ्ट है, जिसको प्रेरक कहा गया, जिसको इंड्यूसर कहा गया, जिसको ये कहा गया जो डॉर्सल लिप का टुकड़ा है, वो लगभग 500 एंगस्ट्रॉम दूर होते हुए भी उस जिस टिश्यू को प्रेरणा दी और जिस टिश्यू को इंड्यूस किया उसने, वो इतना पास नहीं था, टच भी नहीं कर रहा था उसको, तो भी वो प्रेरक का काम कर सकता था। तो आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनको इवोकेटर नाम भी दिया था। तो इवोकेटर नाम को कोई रसायन होना चाहिए जो कि इवोकेट करता हो, किसी को इंस्टिगेट करता हो, किसी को उठाता हो, किसी को उकसाता हो, कुछ इस प्रकार का। तो ये पाया गया कि एक सबसे इम्पोर्टेंट इस खोज से, इनकी खोज से हुआ कि भाई उसका जिंदा रहना या जीवित होना भी आवश्यक नहीं, प्रेरक उत्तक का, अगर वो मरा हुआ भी है तो भी
और वो सीधे संपर्क में आना भी कोई आवश्यक नहीं। तो मरा हुआ भी हो, सीधे संपर्क में भी नहीं आ रहा हो, तो भी वो आराम से काम कर सकता है। अब ये प्रसिद्ध जानने का प्रयास किया गया, इन लोगों के द्वारा भी किया गया और लोगों ने भी किया कि भाई ये है क्या, आखिर ये ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे ये तो कन्फर्म हो गया कि भाई कोई रसायन है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि ये रसायन है कैसा, इसका गुण क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है। इसको जानने का प्रयास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी एक और जानकारी मिली, ये प्रयोगों के दौरान ही जानकारी मिली कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉर्सल लिप या डॉर्सल पोर्शन या और कोई पोर्शन ही सिर्फ उत्प्रेरक या प्रेरक का काम करता है या प्रेरण का काम करता है। और बहुत सारी आंतों के अंग जैसे वृक्क, यकृत, पेशी, कोशिकाएं भी प्रेरणा कर सकती है। और ये पाया गया कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, मीजोडर्म, ये काफ़ी एम्ब्रियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर बड़े में भी और एम्ब्रियो में भी दे कैन एक्ट एज इंड्यूसर्स। और इन इंड्यूसर्स को असामान्य प्रेरक कहा गया, एबनॉर्मल इंड्यूसर कहा गया। यहाँ तक कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि न्यूइट के भ्रूण पर वयस्क के उत्तकों ने भी असर छोड़ा। ये टेस्ट किडनी, लीवर, मसल्स जो मैंने अभी नाम लिए तो वयस्क में ही बनेंगे, एम्ब्रियो में तो बनना शुरू होते हैं। उनके उत्तकों ने भी इनके ऊपर असर किया। और यही नहीं, बल्कि पानी में रहने वाले हाइड्रा, कुछ इंसेक्ट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स या मैमल के ऊतक यानी टिश्यू ने भी दूसरे एनिमल्स के ऊपर, दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर अगर इसका पोर्शन निकाल के या उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के डाला गया तो ये पाया कि ये भी प्रेरणा का प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो एनिमल टिश्यू का एक्सट्रैक्ट्स हों या कोई इसके ऊतकों का कोई वो निकाला हुआ हो, लिक्विड निकाला हुआ, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी देखा गया कि कुछ केमिकल्स, लैब के कुछ केमिकल्स भी, यानी जो नेचुरल नहीं है, वो भी ये काम करते हैं। और उसमें एक एक्सपेरिमेंट की जिसके अंदर पाया गया कि मिथिलिन ब्लू, एक डाई है मिथिलिन ब्लू, ये मिथिलिन ब्लू को भी आप अगर यूज़ करें तो ये एक्टोडर्म प्रेरित करती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों की जानकारी मिली कि साहब ऐसा ही नहीं, और बहुत सारे केमिकल्स, कैंसर कारक रसायन जिनसे कैंसर होता है, और ये उसी का मुझे लगता है, मतलब साइंटिस्ट को लगा और हमें भी लगता है कि ऐसे रसायन वो जो कोशिकाओं को इंड्यूस करते हो डिवाइड होने में, वो जो ग्रोथ में बनाने में, वो जो बहुत सारे ऑर्गन बनाने में, तो वो कैंसर का कारण बनाने वाले भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायनों के अलावा जो गैर प्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है, उसमें भी सफलता मिली। तो उसके आधार पर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो भी मटेरियल है जिसको कि हम प्रेरक कह रहे हैं, जो प्रेरणा का उत्पन्न कर रहा है, जो इंड्यूस कर रहा है, वो रासायनिक पदार्थ है और इतना मामूली और इतना कम और इतना छोटा उसका स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल एक सेल से दूसरे सेल से आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है और अपने स्थान तक पहुंच जाता है। अच्छा, एक और पता चला कि प्रेरक के बीच में भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले कहा कि लगभग 500 एंगस्ट्रॉम दूर होते हुए भी वो अपना असर कर दिखा देता है। और प्रेरक का जिंदा होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, बोट्समैन में, हॉल्ट्फ्रिज ने, स्वीमैन में और मैनगोल्ड ने, तो उन्होंने पाया कि अगर उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए डॉर्सल लिप को, उस ग्राफ्ट में जिस डॉर्सल लिप के टुकड़े को लिया है उसको किसी भी तरह से नष्ट कर दिया जाए तो भी वो प्रेरक के रूप में काम कर सकता है, प्रेरणा कर सकता है। तो ये भी निष्कर्ष निकल गया। भौतिकी उत्तकों के अतिरिक्त अन्य उत्तक भी ये काम कर सकते हैं। कोई भी जाति का, किसी भी वंश का, किसी दूसरी जाति के किसी वंश का प्रेरणा कर सकता है। अभी हमने आपसे बताया था कि एडल्ट के लेकर के और उस एनिमल से रिलेटेड ही नहीं है वो एनिमल, और उस एम्ब्रियो के ऊपर लगाए गए जैसे वृक्क, किडनी के, यकृत के, पेशी के कोशिकाओं, उनकी कोशिकाओं को निकाला, एक्सट्रैक्ट बनाया, और वो भी ये काम कर सकता है। कुछ अप्राकृतिक रसायन भी ये काम करते हैं और प्रेरणक के स्वरूप बनते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आए। उपरोक्त तथ्य सारे के सारे तथ्य सिद्ध करते हैं कि रसायन एंजाइम की तरह विशिष्ट नहीं है, बल्कि गैर विशिष्ट या अविशिष्ट रसायन होते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं किसी चीज़ के। खैर साहब, इसके बाद इन्होंने ये कोशिश करी कि इस रसायनों को पहचाना जाए कि सबसे बढ़िया रसायन कौन सा है।
कौन प्रेरक पदार्थ बन सकता है, तो ये देखा गया कि प्रोटीन्स और विशेष तौर पर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स ये काम कर सकते हैं। तो उसके उत्तरदायी होने की इन्होंने उसको प्रूव करने की कोशिश करी साइंटिस्ट से मिल करके कि भाई ऐसा करें कि अपन इनको इनको ट्रीट करते हैं, इनको इनको इन केमिकल से ट्रीट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये सही में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स या प्रोटीन्स से के वो है क्या। तो उन्होंने जब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स को यूज़ किया कि उन्हें तोड़ने वाले एंजाइम राइबोन्यूक्लियस से उपचारित किया, तो ये पाया कि उपचारित करने के पश्चात भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को उपचारित किया तो वो पाया कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन उपचारित करने के बाद प्रेरक क्षमता समाप्त हो जानी चाहिए, ये सोच करके उन्होंने किया था। लेकिन जब उपचारित करने का उसको यूज़ किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो साइंटिस्ट एक और निष्कर्ष पे पहुंचे कि साहब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन तो नहीं है ये। तो फिर भाई कैसे है, तो उन्होंने जो दूसरा केमिकल यूज़ किया वो यूज़ किया प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। जब उन्होंने उस ग्राफ्ट को या उस टुकड़े को, जिस टुकड़े को यूज़ कर रहे थे एज ए प्रेरक, या जिस पोर्शन को यूज़ कर रहे थे एज ए प्रेरक, उस प्रेरक को जो डॉर्सल लिपोच या कोई सा पोर्शन हो एम्ब्रियो का, जब उसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन को इस तरह के एंजाइम से वर्क कराया जो कि प्रोटीन को तोड़ देते हैं, तो उन्होंने पाया कि धीरे धीरे उसकी प्रेरण क्षमता कम होती गई। जितनी देर तक उस एंजाइम उस पर ट्रीट किया और उसके बाद उसको लगाया तो उसकी प्रेरण क्षमता उतनी ही कम होती गई। तो ये सारी बातों से कंफर्म हो गया कि जो प्रेरक पदार्थ है वो प्रोटीन है, प्रोटीन हो सकता है या प्रोटीन है। एक बहुत ही दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो यूज़ हुआ और उसको वो भी हम जिक्र करना यहाँ पर उचित समझेंगे कि ये ऐसी क्या चीज़ है कि जो ये इस तरह से काम करती है और ऐसे क्या करते। तो इन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या करा कि गिनी पिग्स लिए और इन गिनी पिग्स को यूज़ करने के लिए कहीं लिखा है, हाँ, तो इन्होंने बेसिकली टॉयवेनन और सेक्सन ने प्रयोग किए थे। तो उनके द्वारा किए गए बहुत सारे प्रयोगों में से ये एक प्रयोग भी है कि उन्होंने, ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके प्रभाव को देखने के लिए कि भाई ये ऐसी क्या चीज़ है, तो उन्होंने क्या करा कि गिनी पिग के लीवर के पीसेस को लिए। गिनी पिग वो चूहे होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चूहे का से थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में और बहुत मानव से मिलते जुलते, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन पे किए थे। लैब के अंदर जितने एक्सपेरिमेंट्स होते गिनी पिग्स पे करे जाते हैं। तो उसके यकृत के उत्तक को लिया, तो ये उसके यकृत के उत्तक में प्रेरणा की क्षमता पाई जाती है, तो उन्होंने उसके यकृत का उत्तक लिया और 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया और उसको यूज़ किया। तो ये पाया कि ये जो ऊतक है जिसको इन्होंने गर्म किया वो आर्कियनसिफेलन को प्रेरणा कर सकता है, ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से को बनने में मदद कर सकता है एम्ब्रियो में। और गिनी पिग के वृक्क को इतना गर्म करने पे, वृक्क यानी किडनी के टिश्यू को इतना गर्म करने पे उसमें स्पाइनोकोडल प्रेरण की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी अगर किडनी का वो लिया जाए, ग्राफ्ट लिया जाए और उसको गर्म किया जाए, तो उसकी ये जो स्पाइनोकोडल क्वालिटी है कि स्पाइन बनाने की जो क्वालिटी है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। परंतु फिर भी कुछ परिस्थितियों में आर्कियोन्सिफेलन का प्रेरणा कर सकता है। मतलब अगर वो तो ख़त्म हो जाती है पर आर्कियोन्सिफेलन बनाने में वो मदद करती है। तो उससे भी एक तथ्य सामने आया कि गिनी पिग के उत्तक में दो कारक पाए जाते हैं। एक कारक तापस संवेदी, कि ताप से संवेदी हो, थर्मोलाइबिल, तथा दूसरा तापक सहाय, थर्मोस्टेबल। तापक संवेदी कारक स्पाइनोकोडल अर्थात नोटोकॉर्ड के देह खंडों को निर्माण को प्रेरित करता है, जबकि तापक सहकारक अग्र मस्तिष्क के निर्माण को प्रेरित करता है। तो उन्होंने दो प्रकार की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ा कि एक तो तंत्रिका भवन या न्यूरोलाइजेशन और दूसरा मिजोडर्मलाइजेशन, मध्य जनन स्तरीकरण। तो तंत्रिका भवन प्रतिक्रिया में केंद्रीय तंत्रिका संरचनाएं जैसे अग्र मस्तिष्क, ऑप्टिकल वेजाइकल, और बाकियों में मैंने आपसे कहा कि जैसे नोटोकॉर्ड व देहखंड बनते हैं। तो ये पाया कि अगर एक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो किसी दूसरे को बनाने में कि केमिकल के रूप में काम आ सकता है, प्रेरक के रूप में काम आ सकता है। तो ये पाया कि ये संरचनाएं पश्चिम मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों प्रकार के कारकों को सांझे प्रभाव से प्रेरित करती है।
तो ऐसे साझे प्रभाव से प्रेरित करने वाली स्थिति को उन्होंने जब नाम दिया तो उन्होंने इसको संयुक्त प्रभाव की परिकल्पना को सपोर्ट मिला कि वे दोनों मिलकर के काम करती है। तो ये ताइवोनेन, टॉयवोनेन और सेक्सेन के द्वारा जो प्रयोग किए गए उन गिनी पिग के उत्तकों पे ही किए गए। इस प्रयोग पे उन्होंने क्या करा कि गिनी पिग के उत्तकों के दो बनाई, पैलेट्स बनाई। गिनी पिग के उत्तक निकाल लिए, लीवर के उत्तक निकाल लिए, उसके दो पैलेट बनाई। एक यकृत से थी और दूसरी किडनी से थी, जैसा मैंने आपसे दूसरी अस्थि मज्जा से थी, बोन मैरो की थी। और इसका प्रभाव भी वही मीजोडर्मलाइजेशन का ही था कि ये जो हमने आपसे कहा कि सोमाइट्स बनाएगी, नोटोकॉड बनाएगी, उसका ही काम था। उन्होंने उसको सेलेमेंडर के गैस्ट्रुला की ब्लास्टोसील में प्रतिरोपित कर दिया। सेलेमेंडर के, याद होगा आपको, सेलेमेंडर, न्यूट सेलेमेंडर की जब हम बात कर रहे थे, तो उसकी ब्लास्टोसील, उसकी एम्ब्रियो की ब्लास्टोसील, उसके भ्रूण के ब्लास्टोसील में वो खाली जगह के अंदर रोपित कर दिया। तो ये पाया कि सिर्फ यकृत पिंडियों से अर्ध मस्तिष्क प्रेरण हुआ, फोर ब्रेन जो बना उसकी प्रेरणा, उसको प्रेरित किया। अकेली अस्तामेजी पिंडी से मध्यजन स्तर की संरचना को प्रेरणा हुआ, और जहाँ पर मध्य स्तर की अकेली रखी, तो यानी अगर सिर्फ अकेली रखी वो ग्राफ्ट जिसमें सेलेमेंडर के उसमें लगाई गई, तो सिर्फ यकृत की जो लीवर की से निकाली गई ग्राफ्ट थी, उसमें तो फोर ब्रेन को बनाने में मदद करी। और जो सिर्फ अकेली, अगर उसको अकेले रखा बोन मैरो वाली ग्राफ्ट को, तो उसने मध्य स्तर, जनन स्तर की संरचनाएं जो मैंने पहले बताई आपको कि नोटोकॉड, सोमाइट्स, ये बनाने में प्रेरणा करी। लेकिन अगर दोनों को एक साथ रखा गया तो ये ड्यूटेरोसिफेलन और स्पाइनोकोलन संरचना है, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अंतकर्ण, कर्णवजाइकल, वाह, यानी दोनों ने मिलजुल करके अलग ही तरह के प्रेरक का काम करा। और ये इसको सोचने समझने में काफ़ी टाइम लगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो गया। इसी बीच क्या हुआ कि काफ़ी टाइम काम कर लेने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि कुछ ना कुछ ये किस तरह के प्रभाव है ये देखना। काफ़ी साल तक कुछ काम नहीं हो पाया इसमें, क्योंकि इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि भाई केमिकल है, क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन है। खैर, फिर उसके बाद उन्होंने, साइंटिस्ट ने एक निष्कर्ष निकाला एक सारे प्रैक्टिकल करने के बाद कि ये ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है, वृद्धि कारक की तरह काम करता है। ये प्रेरक है ना, वृद्धि कारक भी एक तरह का प्रेरक है जो वृद्धि करे। हम हार्मोन्स को यूज़ करते हैं, वो भी वृद्धि कारक होते हैं, वो भी प्रेरक की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये केंद्रकों में जाकर एमआरएनए का संश्लेषण प्रेरित करते हैं। अब आप समझ सकते हैं एमआरएनए का संश्लेषण मतलब प्रोटीन है, एमआरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करेंगे। और इसके 3 कारक पहचाने जा चुके हैं, जिसमें से तंत्रिकीय प्रेरक होने का माना जाता है कि भाई इट इज़ बिलीव्ड, विश्वास किया जाता है कि क्या क्या साहब, ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है, नाम नोट कर लीजिएगा, नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टैटिन। ये 3 ऐसे कारक उसमें पाए गए कि साहब ये ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्रोथ फैक्टर की तरह काम नहीं कर रहे थे, ये तो कर रहे थे बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन के विपरीत काम। ये इसके निरोधक या विरोधक कार्य कर रहे थे, और ये इसके विरोधक होते हैं बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन के, इसलिए ही पहचाने जा सके। आगे अगली कक्षा में हम इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे।